ऐसा भी टाइम आता है ना कि मतलब रात में आपकी ड्यूटी लगी है, अपने पेशेंट को आप देख रहे हैं और मॉर्निंग में वो नहीं है। तो उस वाले फेज से जब गुजरते हैं ना तो बहुत ज्यादा हार्श फीलिंग होती है कि मतलब अभी तो था और अभी नहीं है। तो हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं अपने पेशेंट के लिए, वो सब चीजें इससे डेवलप होती हैं। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर बार एक नए प्रेरणा के पुष्प के रूप में एक स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं। तो इस बार हमारे जो प्रेरणा के पुष्प हैं वो डेंटल से रिलेटेड हैं, डेंटिस्ट हैं और जो डेंटल कॉलेज में पहले भी लेक्चरर के रूप में मौजूद रहे हैं और अभी उनका स्वयं का क्लिनिक है जो एक राजनांदगांव में है और एक घुमका में भी है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि प्रेरणा के पुष्प से आशय वह है जो किसी विशेष क्षेत्र में पारंगत रहते हैं और उस विशेष क्षेत्र से आपको प्रेरित करते हैं और आपको प्रेरणा देते हैं। तो निश्चित रूप से इस बार हमारे बीच जो प्रेरणा के पुष्प है वो है डॉक्टर विनय सर। स्वागत है सर आपका। तो चलिए हम अपना यह सेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन रहेगा सर, देखा गया है कि मेडिकल के क्षेत्र में एमबीबीएस जो होता है ना, वो शारीरिक तौर पे जो चिकित्सक रहते हैं उसमें रहता है, ठीक है। लेकिन दांत के रूप में विशेष तौर पे उसका अलग ही होता है, डेंटल वाला डीबीएस होता है, ठीक ठीक है सर। तो पूरा शरीर मौजूद है, लेकिन दांत को ही क्यों अलग करके रखे हैं? दांत को एक तरीके से मुख्य अंग के तौर पे समझ सकते हैं कि जब तक हम कोई चीज चबाएंगे नहीं वो हमारे शरीर में लगेगा नहीं। ऐसी शुरू से ही मान्यता है जी और ये सही भी है, जी क्योंकि हम शुरू से ही जानते हैं कि जब हम छोटे थे तब हमारे बुजुर्ग यही बोलते थे कि अच्छे से चबा के खाओ तो वो हमको पचेगा, तो वो हमारे शरीर को लगेगा, तब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमको बल और शक्ति मिलेगी, उसके बाद हम कोई कार्य कर पाएंगे, उससे हमको ऊर्जा। तो इस वजह से ही दांत को एक स्पेसिफिक मतलब एक अलग ही दृष्टिकोण से उसकी पढ़ाई और उसके क्षेत्र में कार्य किया जाता है। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि सिर्फ दांत को ही देखा जाए तो वो अपने आप में 9 विभाग को लेके रखता है, जिसमें हमारे दांत के बचाने से लेके निकालना, लगाना, सफाई रखना और उसके बारे में जो भी सर्जिकल पार्ट है वो सारी चीजों को बताता है। तो इस कारण ये सारी चीजों को देखते हुए इसको एकदम अलग रखा गया है, जिसको हम बीडीएस का कोर्स बोलते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। जी जी। तो सर दांत का रख रखाव करना कितना इम्पोर्टेंट है, जो कि अक्सर ध्यान नहीं देते हैं लोग, मैं देखा हूँ। तो कितना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आंख है हमारे, तो आंख के लिए हम लोग हर चीज उपयोग करते हैं, चश्मा लगाते हैं, जी जो भी है। लेकिन दांत के लिए हम लोग थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि एक्टिव नहीं रहते हैं। जी। तो क्या हो सकता है उसमें? जैसे मैंने पहले बताया कि दांत का रख रखाव मतलब अगर हम चबाएंगे तभी हमारा, है ना, हमको ऊर्जा मिलेगी, पाचन अच्छा होगा। तो उसका मतलब इस तरीके से समझा जा सकता है कि वो हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर वो ना रहे तो हम चबाएंगे कैसे, हमारे शरीर को लगेगा कैसे। हम आज के जो गांव के जो बुजुर्ग हैं जिनके मुंह में दांत नहीं है, उनको हम देखते हैं तो कैसे देखते हैं, वो झुके हुए होते हैं, उनके मुंह में दांत नहीं होते हैं। जब वो खाते हैं तो उनके शरीर में लग नहीं पाता है, क्यों? क्योंकि हम वो उनको चबा नहीं पाते हैं। तो जब हम जाते हैं गांव में तो हम अवेयरनेस के लिए उनको बताते हैं कि आप बत्ती सी लगाइए, क्यों? जब आप खाएंगे, जब आपके शरीर को लगेगा तब आप स्वस्थ रहेंगे, है ना। कारण यही है सब चीजों का। जी जी तो इसलिए उसको रख रखाव के लिए बहुत ज्यादा ज्यादा जरूरी है कि आप उसमें सफाई रखें और कम से कम मतलब कोल्ड ड्रिंक्स या हार्ड चीज, गुटखा, पाउच, ये सबसे दूर रहें, क्योंकि वो जितने दांत को घिसेगा उतनी तकलीफें आपको बढ़ेंगी। दांत में खाना फंसना, सड़न लगना, ये सब इसके कारण रहेंगे, है ना। दांत से रिलेटेड कितने टाइप से प्रॉब्लम आ सकती है? दांत से संबंधित बहुत से प्रॉब्लम है। मैं शुरू में बता देता हूँ कि ये एकदम माइनर से प्रॉब्लम है जिसको हम करेक्शन कर सकते हैं, जिसको हम रिपेयर या ट्रीटमेंट बोल सकते हैं।
सड़न लगती है, ये सभी कोई जानते हैं दांत में कीड़ा लग गया है। कीड़ा इन द सेंस केरीज, दांत में कालापन, दांत एक तरफ से टूट जाना, है ना, खोखला हो जाना, ये सब, दांत में दाग लग जाना, मसूड़े से खून आना, दांतों का हिलना, ठीक है, ये सारी चीजें पायरिया के लक्षण है। ठीक, इन सबको करेक्ट कर सकते हैं अगर आपको है या किसी को है। अगर उनको जागरूकता नहीं है, आप उनको बताएंगे तो इसको आप करेक्ट करवा सकते हैं, ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आज की डेट में पॉसिबल है। उसके अदर देन अगर मैं जाऊं तो सर्जिकल पार्ट, जिससे हम सर्जरी करके अक्कल दाढ़, आज की जनरेशन में अक्कल दाढ़ तिरछी आती है, सीधी नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम आज के डेट में स्वस्थ चीजों का या अच्छे शुद्ध चीजों का प्रयोग नहीं करते। हर चीज में कुछ ना कुछ मिलावट है जो हमको थोड़ा ना थोड़ा नुकसान पहुंचाता है। मैं नहीं बोलता सभी में, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा तो है। तो इससे मतलब इन सब ट्रीटमेंट से करेक्शन कर सकते हैं। आखिरी में कंडीशन आती है दांत बहुत ज्यादा खराब हो गए, जड़ के टुकड़े फंसे हुए हैं, आप उनको निकलवा के फिक्स दांत लगवा सकते हैं। अभी आपकी एज है या किसी की एज है, उम्र है, दांत नहीं हिल रहे हैं, मजबूती बनी हुई है, आप फिक्स दांत लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी अगर और भी और ऊंचे में जाना है, लगता है कि सिंगल दांत लगाना है, इम्प्लांट का प्रोसेस है। जैसे हमारी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो रॉड लगाते हैं और उसमें स्क्रूज लगाते हैं, प्लेट लगता है, फिर वो मरीज ठीक हो जाता है, वो रॉड निकल जाता है। दांत में भी सेम चीज होती है, एक स्क्रू के साथ में इम्प्लांट प्लेस किया जाता है दांत के बीच में और फिक्स दांत लगा दिया जाता है। तो इतना एडवांस तो हो गया है ना। बाकी आपके अवेयरनेस के ऊपर है कि और क्या चीज किया जा सकता है। जैसे सर हम लोग फिक्स दाँत लगाते हैं, ठीक है? तो वो तो एक नेचुरल नहीं है, जी प्राकृतिक नहीं जी। है ना? तो जो नेचुरल है और उसमें क्या फ़र्क रहता है? फर्क ऐसा है कि नेचुरल जो है वो अपने दांत में फिक्स रहता है, हम कितना भी बाइट मतलब चबाने का जो दबाव है हम अपने नेचुरल दांत में दे सकते हैं। लेकिन जो हम बाहर से लगाते हैं उसका एक लिमिट होता है, प्रेशर को बर्दाश्त करने का, दबाव को बर्दाश्त करने का। आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो उस तरीके से उसकी लाइफ और आप उसको चला सकते हैं, है ना। तो यही फर्क है कि वो प्रेशर कितना झेल पाता है। नेचुरल दांत में हम नॉनवेज वाले जानते हैं कि हम कितने अच्छे से चबा पाते हैं, और वही चीज अगर वहां पे दांत ना रहे और टेम्पररी एक लगा दी जाए, फिक्स तो फिक्स ही होगा चाहे वो हुँ। बाहर से हो। जी, जी। अप्राकृतिक और प्राकृतिक में अंतर तो सभी को पता है ना। तो इस तरीके से है कि वो दबाव कितना झेल सकता है। और जैसे कुछ ऐसा बड़ा प्रॉब्लम जिसका कोई इलाज ही ना हो, जिसमें कोई ऑप्शन ही नहीं हो, ऐसा कुछ? ऐसे के लिए तो सभी को जानते हैं कि कैंसर है। कैंसर सबसे मतलब लाइलाज बीमारी है, आज के डेट में उसका कोई भी इलाज नहीं तो है। ये सर ये दाँतों में भी होता है? जी, दांतों मसूड़ों में होता है, अच्छा। गुटखा खाने की वजह से होता है, पाउच दबाने की वजह से, बीड़ी, तंबाकू, जर्दा, है ना, इवन ड्रिंकिंग की वजह से भी होता है। कई लोग को हैबिट होती है रात में गुटखा दबा के सोने की, कई लोग को हैबिट होती है खाना खाने के बाद वो एक अलग से एक सेंसेशन आने की, कि वो नीड है, वो जरूरत है उनकी, हुँ, हुँ। जी, है जी। ना। तो उसको वो काफी लंबे टाइम तक इस्तेमाल में लाते हैं। मुंह का कम खुलना, मुंह में जलन होना, गाल के मांसपेशियों में तनाव आ जाना, ये सब उसके कारण है। हुँ, हुँ। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है तो आप उसको एडवाइस कर सकते हैं, सजेस्ट करिए कि आप जाके दिखाइए, उन बाहर ट्रीटमेंट करवाइए। आज की डेट में ये शुरुआती स्टेज में पॉसिबल है, जब ये स्टेजेस बढ़ जाते जी, हैं जी। तब पॉसिबल नहीं है। अच्छा। अगर गाल में बैंड बन गए हैं, तनाव ज्यादा है, मुंह में जलन हो रहा है, तो इंजेक्शन लगा के 15-15 दिन में 6 महीने के अंदर उसको ठीक किया जा सकता है। एक्सरसाइज के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है और मेडिसिन के द्वारा भी। तो जैसे सर मुँह का कम खुलना, जी तो जैसे कई लोग टेस्ट करते हैं ना, जी। तो किस टाइप से रहता है वो, क्या चीज़ें हैं? मुंह का कम खुलना, मुंह नॉर्मली हमारा 4 उंगल या 3 उंगल नॉर्मल खुलता है हर किसी का, ये नॉर्मल है। जो गुटखा पाउच खाते हैं उनका लेस देन 3 फिंगर ओपन होता है, लेस देन, फिर उसके बाद वो और रिड्यूस होता जाता है और कम होते जाता है। वो 2 में आ जाता है, फिर 1 में आ जाता है, और कंडीशन मतलब इतनी आ जाती है कि इंसान सिर्फ चम्मच ही ले जा सकता है, वो भी खाना भर के नहीं, दाल और चावल सिर्फ वो पी सकता है। तो इस कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये कैंसर की स्थिति जैसे जैसी बढ़ते जाती है, मुंह का खुलना वैसा वैसा कम होता जाता है। तो आप खुद टेस्ट कर सकते हैं उसको हाथ से।
कि हाँ, कैसे अपने होता अपने है? से टेस्ट करिए, कर सकते हैं कि हमारा कितना खुलता है। हाँ। ठीक। तो एक चीज़ें हैं सर, जैसे देखा गया है, जी। जैसे हम लोग को गुटखा, पान मसाला, तम्बाकू इसका लत हो गया है, जी। मान के चलो। तो जैसे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जी। सफाई नहीं करवा रहे हैं, टेस्ट नहीं करवा रहे हैं और खाने वाले खा रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या करें कि उस चीज़ से बच जाएँ हम? अगर ऐसा कुछ है तो पहले तो अगर इस चीज़ का लत है या इस चीज़ की आदत है, तो उसको छोड़ने की का प्रयास करें, है ना? जैसे बड़े चीज़ों की जो नशा जैसे होता है, तो नशा मुक्ति केंद्र है उसके लिए। इसके लिए नहीं है। इसके लिए आपको अपने अपने आप में आत्मविश्वास लाना पड़ेगा, थोड़ा-सा विल पावर लाना पड़ेगा कि अगर आप इसके लत में हैं, तो आप उसको कैसे कम मतलब छोड़ सकते हैं, कम करना है। कोई चीज़ों को एक साथ छोड़ा नहीं जाता, वो चीज़ों को कम किया जाता है। टाइमली धीरे-धीरे कम करते हैं हम, है ना? अगर कोई 5 पाउच खाता होगा तो वो 4 में आ जाए, 3 में आ जाए, फिर 2 में, फिर 1 में और फिर धीरे से उसको 1 को भी छोड़ने का प्रयास करें। पहला ये। दूसरा, आज की डेट में ऐसे च्युइंगम्स आ गए हैं, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसका एक डोज़ फॉर्म होता है कि आपको दिन में इतना ही खाना है, लेकिन उसके लिए भी आपको विल पावर चाहिए। ठीक है। दूसरा, निकोटीन पैच जो हमारे शोल्डर आर्म में चिपका दिया जाता है, जो हमारे बॉडी को उसका जो नीड है, उसका एक लिमिट है कि वो बॉडी को इतना ही देर तक आपको देगा, उसके बाद आप उसको रिमूव करेंगे। तो लोग क्विट करने के लिए सारी चीजें करते हैं, शोल्डर में निकोटीन पैच लगा लेते हैं, वो वो चिपका कैसे, क्या रहता है। चीज़ रहता है सर उसमें? उसमें निकोटीन का एक्सट्रैक्ट रहेगा, एग्जैक्ट निकोटीन नहीं रहेगा। जो हम तंबाकू बोलते हैं उसमें क्या रहता है, निकोटीन रहता है ना? उससे तो वो एक एक्सट्रैक्ट रहता है उसका, लेकिन उसका प्योर फॉर्म नहीं है वो हमारे शोल्डर या आर्म में रहता है। वो बॉडी उसको उसमें से ऑब्जॉर्व करता है। एब्जॉर्व करने के बाद वो दिन भर के निकोटीन नीड को पूरा करता है। फिर आप उस पैच को छोटा करते हैं, लगाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम छोटा करते हैं, फिर लगाते हैं। ऐसे कर करके धीरे 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 आप उसको क्विट कर सकते हैं। मतलब ये एक ऑप्शन हो जाता है कि आप जी। छोड़ रहे हो तो इस जी। टाइप से कर सकते हो, जी। लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं करेगा वो। प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन इसका भी एक डिसएडवांटेज है। जब इस तरीके से किसी की निकोटीन नीड पूरी नहीं होती है ना, तो वो उसका भी आदी हो जाता है। अच्छा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि विल पावर बहुत जरूरी है इस सब चीज को छोड़ने के लिए। अपने अंदर से लाना पड़ेगा वो चीज, आत्मविश्वास कि हाँ मैं छोड़ सकता हूँ, हाँ मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि आगे मेरे को, हम यंग हैं अभी, यूथ है ना, यूथ का बोलना पूरा देश सुनता है। अगर यूथ खुद की ना सुने तो तुम्हारा ना तुम्हारे पड़ोसी सुनेंगे, ना तुम्हारा परिवार, ना देश। सीधी सी बात है ये। तो अगर हमको स्ट्रांग होना है ना, तो ये सारी चीजों को अपने लाइफ से हटाना पड़ेगा। अगर नशे में ही रह गए ना, तो फिर वो जीवन जो है ना वो व्यर्थ हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप लोग यूथ हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीजें अगर हैं, ऐसा नहीं मतलब आप ही कुछ वैसे हैं या आप लोगों में है, ऐब है या नहीं है, मैं ऐसा किसी को नहीं बोल रहा, इंडिकेट नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई है तो उसके लिए ये हेल्पफुल है, ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल है। जैसे सर कई बार होता है कि छोड़ना चाहते हैं हम लोग हम्म। और प्रॉब्लम जब आती है ना, तकलीफ हम्म। जब आती है ना, हम्म। तो 1 सप्ते, 2 सप्ते हम्म। छोड़ भी देते हैं, हम्म। लेकिन फिर से चालू कर देते हैं। तो इसके लिए ना आपको एक हेल्पर की जरूरत है। वो हेल्पर ना वो आपका डॉक्टर ही है। ठीक है। डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर। साइकोलॉजिस्ट के पास जाना कोई बीमारी नहीं है कि आप पागल हैं। साइकोलॉजिस्ट की नीड आजकल है इसलिए कोरोना के बाद से और भी ज्यादा है। ठीक है। किसी की नौकरी चली गई, किसी के बिजनेस में नुकसान हुआ, किसी को नौकरी मिल नहीं रही है ना? आप लोग तो यहाँ पे स्किल डेवलप कर रहे हैं, स्किल की बहुत डिमांड है ना, आज आज की डेट में। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्किल नहीं है, लेकिन उनको जॉब की जरूरत है, ये सब चीजें। तो उनको, और जो इन बुरे आदतों में पड़े हैं उनको काउंसलर्स की, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। उसके अलावा भी आप अपने एक डॉक्टर को जाके पर्सनली मिल सकते हैं, उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं, है ना? आज की डेट में बहुत से डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स को हमेशा ये सिखाया जाता है कि उसके पेशेंट के साथ में उसका पर्सनल रिलेशन कैसा होना चाहिए, इसलिए कभी कोई डॉक्टर आपकी की हुई बात किसी और को नहीं बताता। इसीलिए वो एक कमरे में आपसे बात करता है, आपका चेकअप करता है। उसके पीछे बेसिक जो नीड है वो यही है कि आप अपनी सारी बातें
या कोई साइकोलॉजिकली या कोई नशे से रिलेटेड या कोई बुरी लत से अगर आप ग्रसित हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, है ना? अगर ऐसी किसी के पास आदत है, तो बेशक मतलब आप अपने नजदीकी डेंटिस्ट के पास जाइए, किसी डॉक्टर के पास जाइए, किसी को भी जाके आप ये चीजें बोल सकते हैं, भाई मेरे को ये आदत है, प्लीज मतलब आप हेल्प के लिए बोल सकते हैं, है ना? हाँ, जैसा कि सर आप डेंटल सर्जन का कोर्स किए हो और हमारे सामने बच्चे हैं जी जो निश्चित रूप से आप प्रेरणा के स्रोत हो आप। जी तो आपका जो एजुकेशन सफ़र था, जी। वो कैसे रहा है? मेरा ऐसा कुछ खास नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये ना हर स्टूडेंट के साथ होता है। मतलब इवन मेरे साथ ही नहीं है, आप लोग भी 12th पास होंगे, है ना? मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे 12th पास हैं। और 12th पास जब अपन हो जाते हैं ना, तो अपने पास बहुत लोग बोलते हैं कि तुम्हारा ड्रीम होगा, तुम ये करने जाने वाले हो, मतलब ये ट्रूथ नहीं है। मतलब 100 में 5 लोग ऐसे जागरूक बच्चे होते हैं ना, जिनको पता होता है कि उनको करना क्या है। और बाकी लोग ना सब नॉर्मल होते हैं, जैसे मैं भी नॉर्मल ही था। मेरे को पता था 12th के बाद मेरे को कॉलेज करना है। अब ये नहीं पता था मेरे को कौन सा कॉलेज करना है, लेकिन ये पता था कि मेरे को किसी मेडिकल फील्ड में जाना है। इसके लिए मैं क्लियर था, क्योंकि मैं बायो 12th इसीलिए लिया था कि मेरे को मेडिकल फील्ड में जाना है। सर आप राजनांदगाँव से ही पढ़े हैं? जी, राजनांदगांव वेस्टर्न स्कूल से ही पास आउट हूँ मैं। जी। और अंजोरा दुर्ग डेंटल कॉलेज जो है ना, वहाँ से मैं बीडीएस कंप्लीट किया हूँ। और मेरे को ये क्लियर था कि ऐसा करना है। सफ़र कुछ खास नहीं था। और हाँ, इसकी जो तैयारी थी ना, वो थोड़ी खास थी, क्योंकि मैं क्रैश कोर्स पे क्रैश कोर्स किए जा रहा था, लेकिन मेरे को पीएमटी और एआईपीएमटी में, उसमें पीएमटी होता था, अभी नीट होता है। तो उस समय मतलब उतनी सफलता नहीं मिलती थी, क्योंकि जी, ऑल इंडिया रैंक लाना मतलब बहुत बड़ी बात थी, और लिमिटेड सीट थे। अभी अभी तो इतनी घोषणा हो गई कि मेडिकल कॉलेज की सीट्स बढ़ गए हैं। सही है। अपने छत्तीसगढ़ में 18 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, लेकिन उस समय बहुत कम हुआ करता था। तो वो उस समय जो मेरा सफर था, वो थोड़ा सा कि क्रैश कोर्स पे क्रैश कोर्स मैं किए जा रहा था, लेकिन सफलता कहीं नहीं मिल रही थी। लेकिन उसी साल इत्तेफाकन पीपीएसटी आया था, प्री फार्मेसी टेस्ट जिसको अपन बोलते हैं। जी, जी। तो वो मैंने क्रैक किया था। वो मैंने क्रैक किया, उसमें मेरे को सीट मिल रही थी रायपुर के पास में रावतपुरा सरकार हाँ, कॉलेज हाँ। है, जी, वहाँ जी। से फार्मेसी के लिए। तो था तो ड्रीम मेडिकल में जाने का, लेकिन अब मैं बोला सीट मिल रही है यार, करना तो है, कोई भी जी। कॉलेज करना है। तो मैं 1 हफ्ता जॉइन भी कर लिया। 1 हफ्ता जॉइन करने के बाद ना, तो मेरे पापा को लगा कि शायद ये उसमें सैटिस्फाई नहीं है, लेकिन मैं सैटिस्फाई था कि मेरे को पता था कि कॉलेज मेरे को करना है। जी। पापा बोले, नहीं यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब तेरा जो था कि मेडिकल में जाना है, लेकिन तू और कुछ कर रहा है। तो उन्होंने बोले कि मैं थोड़ा-सा ज़ोर लगाता हूँ, लेकिन अंत में तेरे को अपना पूरा देना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, आप क्या करने वाले हो? बोले अपन डेंटल में ट्राई करते हैं। उसी साल अंजोरा का पहला एडमिशन था, और उस पे बात किए, तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी हर कॉलेज लेता था। तो उस पे मैं दिया, उसमें मेरा फीस कुछ कंसेशन हुआ, क्योंकि उसमें सिलेक्शन हो रहा था मेरा, तो फिर उसमें हो गया। तब फिर जाके मैंने बीडीएस जॉइन कर लिया। जी, जी, जी। ऐसा। तो उसका सफ़र कैसे रहा जैसे बीडीएस का जो है? बीडीएस का ऐसा था कि काफ़ी एन्जॉयिंग था, जैसे आप लोग बैठे हैं क्लास में, बस हम भी क्लास में ऐसे बैठे थे, सीखते थे। फर्स्ट सेकंड ईयर तो नॉर्मल ऐसे स्टडी में निकल जाता था, लेकिन सेकंड और थर्ड ईयर, हम सेकंड ईयर के लास्ट, थर्ड ईयर के और फाइनल ईयर के, ये सब हमारा जो फेज रहता था ना, वो ड्यूटी का फेज रहता था कि हमको सीखने के लिए किसी हॉस्पिटल में जाना, लोगों से इंटरेक्ट करना, बताना, बोलना, समझना, और उसके बाद केसेस करना। फिर हम ऑपरेट करना चालू किए, तब फिर समझ में आता गया धीरे-धीरे, और फिर बहुत से लोग ऐसे टकराते गए जो बहुत ज़्यादा नीडी थे। तब फिर हमको ऐसा लगा कि मतलब हम सिर्फ़ पढ़ने नहीं आए हैं, मतलब हमको सोसाइटी को कुछ देना है। एक डॉक्टर जो होता है ना, वो सोसाइटी को देने के लिए डेवलप कराया जाता है। इसलिए हमारी जो पोस्टिंग्स है ना, वो ऐसे सोशल जगह पे, हॉस्पिटल्स पे लगाई जाती है, और हम ऐसे मतलब ऐसे-ऐसे दौर को देखते हैं कि मतलब ऐसा भी टाइम आता है ना कि मतलब रात में आपकी ड्यूटी लगी है, अपने पेशेंट को आप देख रहे हैं, और मॉर्निंग में वो नहीं है। तो उस वाले फेज से जब गुजरते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हार्श फीलिंग होती है जी। कि मतलब अभी तो था और अभी नहीं है। तो हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं अपने पेशेंट के लिए, वो सब चीज़ें इससे डेवलप होती हैं।
सर तो एक सही क्वेश्चन था। था जैसे आप लोग ट्रेनिंग पे गए हो, जी, है ना हॉस्पिटल में, वो एक ऑन जॉब ट्रेनिंग ओजीटी के बराबर है, जी। ठीक है सर? तो कितना फ़ायदा मिलता है हमको वो ओजीटी से? उससे ना बहुत बेनिफिट होता है। आप हर एस्पेक्ट को सीखते हो, ना? हर पहलू को सीखना। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों का भी ओजीटी है, ऑन जॉब हुँ, ट्रेनिंग इसके बाद, हुँ। इसीलिए उनको जानना ज़रूरी है। आपको अगर अपना स्किल डेवलप करना है ना, तो यही एक टाइम रहता है आप अपने स्किल डेवलप करने का। मतलब आपके पास एक प्लेटफ़ॉर्म है कि मतलब सर लोग आप लोग को प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि आप जाके आप कुछ सीख रहे हैं, सीखने के लिए प्लेस करवाते हैं। हमारे टाइम में वैसा कुछ नहीं था। मतलब डेंटल में वैसा कुछ नहीं होता। अगर आपको सीखना है, तो आपको शाम को कॉलेज से निकल के 1 घंटा बस में बैठ के किसी की क्लिनिक जाना पड़ेगा या किसी और इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। वहाँ से जाके एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ़ कॉलेज का एक्सपीरियंस मतलब सफिशिएंट नहीं होता। इतना सफिशिएंट नहीं है कि आपको इंस्टीट्यूट पूरा का पूरा नॉलेज दे सके। बहुत सारे नॉलेज अपने अनुभव से आते हैं, एक्सपीरियंस से ही आते हैं, ठीक है? तो जैसे ओजीटी की बात जैसे सर कर रहे हैं, बस हमारे साथ भी वैसा था, बस ये था कि अभी डिफरेंस यही है कि आप लोगों को सर लोग करवा के दे रहे हैं, उस समय हम खुद ही दौड़ते थे। 3 बजे हमारा कॉलेज खत्म होता था, हम 2 घंटे की हॉस्पिटल में ड्यूटी करते थे, फिर बस पकड़ते थे और फिर किसी क्लिनिक में जाके धीरे-धीरे काम को सीखते थे। तब फिर आज की डेट में जो हम काम करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि आपका स्किल इतना अच्छा है कि पेनलेस या बिना दर्द के हमारा काम हो जाता है। सोचो, सर लोग खुद से देखते थे, हम तो आपको ढूँढ के देंगे, ठीक है? हाँ, एक चीज़ है सर मैं पूछना चाहता था, जैसे आप डेंटल कॉलेज में थे, जी, है ना? उस समय आप लोग बाहर भी जाते थे गाँव में, जैसे जी। हम लोग मिले हैं जिस हाँ, माध्यम हाँ, से। हाँ, जी, हाँ, जी। हाँ, जी। तो कितने गाँव में गए हो और क्या-क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे फेस करना पड़ता था? वैसे तो मैं बोल नहीं सकता कितने गाँव में गया हूँ, मैं तो बहुत से गाँव में गया हूँ और कॉलेज से जुड़ने से पहले मैं मतलब अपने कॉलेज से भी जाता था, फिर मैं हुँ, अपनी क्लिनिक जब ओपन किया, तो भी मेरे को गाँव जाना बहुत अच्छा लगता है, गाँव में जी, घूमना बहुत अच्छा लगता है, लोगों से इंटरेक्शन बहुत अच्छा लगता है। जी। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है थोड़ी-सी रूढ़िवादी प्रॉब्लम है। वहाँ पे जो यूथ है ना, वो चीज़ों को थोड़ा-सा लाइटली लेते हैं, मतलब मज़ाक पे लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अभी आप सीरियसली नहीं लोगे, लेकिन आपके पड़ोस में अगर कोई बंदा इससे सफ़र करेगा ना, तब आपको लगेगा कि वाक़ई में यार छोड़ देना चाहिए, वाक़ई यार ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। या फिर मेरे को ध्यान देना चाहिए अपने दाँतों पे या अपने स्वास्थ्य पे, ऐसा। तो ये चीज़ों को हम लोग लेकिन जो वहाँ पे बुज़ुर्ग होते थे ना, वो बहुत इंटरेस्ट लेते थे कि हाँ, सही बात है, जानकारी हम ले लेते हैं और इन सब पे काम कर लेते हैं करके। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो हम लोग वहाँ पे फेस करते थे और बाकी तो ऐसा गाँव में मेनली जो है वो पंचायत की तरफ से रहता था, तो पंचायत बहुत सपोर्ट करता था। जी। बाकी यूथ में बोलूँ तो सर लोग का यूथ का ग्रुप ऑलरेडी है। इनका जो ग्रुप है ना, वो बहुत मतलब इनके गाँव में भी हमने कैंप किया मतलब इतना सपोर्टिव कैंप हम और कहीं पे नहीं किए होंगे, जो सर के साथ किए हैं। अ, एक बात है यदि आपको भी कभी भी डेंटल कैंप अपने गाँव में, अपने एरिया में अगर करवाना है, तो आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। निःशुल्क, कोई ऐसा चार्ज नहीं है। निःशुल्क चेकअप रहेगा, सर से कॉन्टैक्ट करोगे, वो गाँव में आएँगे, आपके पंचायत में आप उनको स्थान दोगे, वहाँ पे गाँव वाले को आप एक बार बुला दोगे, वो आके चेकअप करा सकते हैं। तो ये सोशल सर्विस वाला काम हम लोग करते थे पहले और अभी भी सर से जब भी कॉन्टैक्ट होता है ना, तो करते हैं हम लोग। तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं अगर चाहो तो। और एक चीज़ और बता देता हूँ मतलब सर की वजह से ही ना अभी जो गुमका की क्लिनिक है ना, जो गुमका पे जो क्लिनिक डाला है वहाँ पे भी ऐसा है कि चार्जेज़ एकदम मिनिमम है, बहुत मिनिमम चार्जेज़ है। शहर का कोई भी ऐसा चार्जेज़ नहीं है, पहला। दूसरा ये कि वहाँ पे जितनी भी पब्लिसिटी की ज़रूरत पड़ी है ना, जितने लोग वहाँ पे इस क्लिनिक को बढ़ाने में लगे हुए हैं, वो सर के कारण है ना, सर के कारण है। इनके अवेयरनेस की वजह से और इनकी वजह से ही मैं उस जगह पे ना उस जगह पे ही मतलब क्लिनिक वहाँ पे डाला मैंने कि वहाँ पे लोगों को नीड है और सर का गाँव थोड़ा-सा अंदर है, जाना मतलब उतना जाना नहीं होता है, लेकिन सर आते हैं कभी-कभी क्लिनिक में बैठने के सर क्लिनिक लिए। कहाँ-कहाँ पे है आपका? एक तो मेरा गुमका में हो गया। हाँ, अभी 2 क्लिनिक है, एक तो यहीं राजनांदगाँव में है स्टेशन पारा में और जो दूसरा वाला है वो घुमका में है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाजू में। हाँ? कौन-सा क्लिनिक है? जॉय जॉय डेंटल क्लिनिक नाम है उसका। दाँत का दवाखाना का बोर्ड लगा हुआ है। आप चाहो तो नंबर ले लेना मेरा सर से, कॉन्टैक्ट कर लेना अगर नीड होगी तो। सर एक चीज़ देखा गया है, हुँ, जैसे दाँत हम लोग साफ करवाते हैं, हुँ, ठीक है?
तो ये दाँत जो साफ करवाते हैं वो सिर्फ़ वो दिखाने के लिए जो रहता है कि उससे कुछ लाभ भी होता है? नहीं, बिल्कुल यार लाभ होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ दिखाने के लिए है। एक्चुअली क्या है, अपन जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा-सा रूढ़िवादी और थोड़ा-सा सामाजिक जो प्रॉब्लम जो है ना, वो है कि हमारी जो सोच है ना, वो लिमिटेड है। जी। अभी हम एडवांस नहीं हुए हैं, अभी एडवांस की तरफ जा रहे हैं। जब आप लोग फील्ड में उतरेंगे तब हम एडवांस हो जाएँगे। तो ऐसा है कि जब हम सफाई करवाते हैं ना, तो उससे हमारे दाँत मज़बूत होते हैं। जो दाँत हमारे मतलब खाना फँसा हुआ है, मसूड़े के नीचे जा रहा है, जो हमारी ब्रश से सफाई नहीं होती है, या कोई गुटखा पाउच खाता है, सुपारी खाता है, हैबिट है, तो उनको बेशक बहुत होता है, मतलब बहुत लाभ होता है। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने खुद के हर 3 साल, 4 साल में एक बार मेरे को ज़रूरत पड़ती है, तो मैं ज़रूर करवाता हूँ। लेकिन मैं अभी तक मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि लाभ ही हुआ है कि मेरे को अभी तक कोई ना मेरे को कोई मसूड़े की प्रॉब्लम, ना मेरे घर में किसी को कोई प्रॉब्लम है। मतलब हमारे घर में भी करते हैं। लोगों को मैं एडवाइस भी करता हूँ कि आप करवाइए। आप नहीं भी मतलब लग रहा है तो एटलीस्ट आप अपना चेकअप करवाइए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। हमको ब्रश हर 3 महीने में चेंज करना होता है। तब हमारे दाँतों की सफाई बहुत अच्छे से रहती है। है सर ना? ब्रश करने का भी कोई तरीका रहता है क्या? बहुत अच्छा मतलब वो तरीका है। मतलब 2 मिनट 3 मिनट का ये लोग बहुत देर तक खींचते रहते हैं। बहुत अच्छा तरीका ये है कि जब हम ब्रश करते हैं ना, तो पीछे की तरफ जो दाँतों में सर्कुलर मोशन में घुमा के ब्रश करना है, सामने के दाँतों में ऊपर-नीचे करना है। ये एकदम नॉर्मल सा ट्रिक है और इस पे ही मतलब हम इसको मॉडिफाइड ना बास टेक्निक बोलते हैं। तो इसी टेक्निक से ना अपने दाँतों की सफाई होती है, जो हम खुद करते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जिनके दाँत थोड़े से आगे-पीछे हैं, उनको ना सफाई करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है। उनके दाँत अच्छे से साफ नहीं होते। उनके लिए ना स्पेशल ब्रश भी आता है। लेकिन अगर उससे भी नहीं हो रहा है ना, तो आप ज़रूर अपने डेंटिस्ट से मिलिए और मशीन से ज़रूर साफ करवाइए। उससे कोई नुकसान नहीं है ना? अगर किसी नौसिखिए से या किसी क्वैक जिसको हम झोला छाप बोलते हैं, अगर आप उससे करवाएँगे ना, तो आपको नुकसान हो सकता है, बेशक। क्योंकि हमको उस चीज़ की ट्रेनिंग मिली होती है कि हमको उसको कैसे उस प्रोसीजर को परफ़ॉर्म करना है। लेकिन अगर हम किसी झोला छाप के पास जाते हैं ना, तो वो कुछ और ही तरीके से करता है और हमारे दाँतों को नुकसान होता है। लेकिन दाँत को सफाई करवाने से कोई भी ऐसा नुकसान नहीं है, जिससे आपको लाइफ़ टाइम मतलब भुगतना पड़े, इस टाइप का कुछ भी नहीं है। तो सर जैसे टूथपेस्ट है, उसमें भी कोई ऑप्शन रहता है क्या? उसमें ऑप्शन ऐसा है कि अगर आपके दाँत में सेंसिटिविटी है, तो ही आपको टूथपेस्ट को चेंज करने की ज़रूरत है। नहीं तो कोलगेट के नाम से ना टूथपेस्ट जो आता है ना, वो बेस्ट है। अगर किसी के दाँत में कोई सेंसिटिविटी नहीं है, कोई ठंडा, गरम या मीठे से कोई झंझनाहट नहीं होता है, तो आप नॉर्मल कोलगेट का ही जो पेस्ट आता है, वो इस्तेमाल करिए। ओरल बी का जो ब्रश आता है, आप उसको इस्तेमाल करिए, वो बेस्ट है आप लोगों के लिए, है ना? अगर सेंसिटिविटी है, तो पहले आप चेकअप करवाइए कि कौन से स्टेज की सेंसिटिविटी है, हाइपर है, मीडियम है, इस टाइप का उसके हिसाब से फिर आपको पेस्ट एडवाइस किया जाता वैसे तो सर बहुत सारे क्वेश्चन थे हमारे, है। जी। लेकिन अब मैं अपने क्वेश्चन को विराम देता हूँ अच्छा। और हमारे स्टूडेंट हैं, उनके भी कुछ क्वेश्चन होंगे, हम उसको लेते हैं। हुँ। हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो उनके भी क्या है मन में सवालें रहती है, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? तो किसी को कोई क्वेश्चन करना है क्या? जी, उनको क्वेश्चन करना है। ये हम लोग को पता है कि बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट दांत होता है हम लोग के, तो उसके दांतों के ऊपर जो एक परत रहता है वो किस चीज़ का रहता है, जो दांतों का चमकीलापन बनाए रखता है वो किस चीज़ का रहता है? दाँत ना 3 लेयर से बनता है, ठीक है? इनेमल है, डेंटिन है और सीमेंटम है। जो सबसे ऊपर का लेयर जो शाइनी रहता है ना, वो इनेमल है, ठीक है? वैसे दाँत तो पूरा कैल्शियम का ही होता है, लेकिन जो ऊपर का जो लेयर है उसको इनेमल बोलते हैं, जो चमकीला होता है। उसके नीचे जो डेंटिन होता है ना, दाँत के घिसने के बाद वो ना भूरा-सा रंग में एक परत दिखता है। वो ना नली आकार का होता है अगर अपन उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो। जब ऊपर का लेयर खत्म हो जाता है ना, तभी वो सेकंड लेयर जो है उसमें कभी ठंडा, गरम और मीठे से झंझनाहट होता है। मतलब ये जो दूसरा लेयर है, वही आपको दिक्कत दे सकता है अगर पहला लेयर नहीं है तो। तो पहला लेयर जो है वो इनेमल है। तो जैसे अपन ना सफाई करवाते हैं दांतों का, हुँ। इनेमल को ही हटा दिया जाता है जिससे दांत वाइट दिखे, तो उससे प्रॉब्लम होती है ना फिर सफाई के बाद? इनेमल को हटाया नहीं जाता। जब अपन सफाई करते हैं, तो इनेमल को हटाते नहीं हैं। जो हमारा जो मशीन है ना, वो सोनिक है, मतलब वो ना वाइब्रेशन से क्लीन करता है आपके दाँत को।
आपके दांत को कोई नुकसान नहीं है इससे, है ना। वो वाइब्रेट करता है और वो वाइब्रेट करके, जैसे अपन किसी चीज को घिसते हैं, अपना जो ऊपर का जो लेयर है वो इतना ज्यादा टफ है कि मतलब अपन उसको किसी हार्ड चीज से मारना चाहेंगे तो नहीं होगा, मतलब वो टूटेगा नहीं, वो हटेगा नहीं। लेकिन उसको अगर क्लीन करना है तो वो जो सोनिक मशीन जो हमारे पास होती है उससे हम उसको क्लीन करते हैं, तो वो वाइब्रेशन होता है, तो इनेमल वहां से हटता नहीं है, इनेमल वैसा ही रहता है, आपके दांत को कोई भी नुकसान नहीं होता। जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ। लोगों में डबल दांत आया है, उसका कारण है। डबल दांत, एक्चुअली डबल दांत नहीं आते, वो ना तो फिर ना आपको एक बार चेकअप की जरूरत है पहला, तो दूसरा ये है कि डबल दांत क्या होता है, अपन अपने जो दांत होते हैं ना वो उनके लिए स्पेस कम होता है, कई बार अपना जो जबड़ा है अगर वो छोटा है तो उसकी वजह से स्पेस कम होता है, तो जो दांत है उनको तो आना ही है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे दांत को ढकेल के वो पीछे से आते हैं, ठीक है, तो एक ही जगह में दो दांत आगे पीछे, लेकिन इसका करेक्शन हो सकता है, ठीक है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, इसका करेक्शन बिल्कुल है, 1.5 से 2 साल का रहता है, तार लगाना पड़ता है, तो इससे ठीक हो जाता है। एक कारण ये, दूसरा क्या होता है, जो दूध के दांत है ना वो लेट गिरते हैं, कई लोगों के जो दूध के दांत है ना वो 22-23 साल तक उस दांत के बाजू में रहते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो उसको निकाला जा सकता है। जी, ठीक है। और किसका क्वेश्चन है? अब एक खड़े हो जाओ, कोई भी एक खड़े हो जाओ। जैसे बहुत सारे लोगों के दूध के दांत टूटने के बाद किसी के बड़े दांत आते हैं, दांत के बीच में गैप होता है, तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है? गैप का कारण ना बहुत सारा है, गैप अपन कोई सख्त चीज चबाते हैं तो भी गैप आने के चांसेस होते हैं, या सफाई नहीं होना, ये भी एक कारण है। दूसरा क्या है, जो दांत है, कई बार एक दांत उस जगह से मिसिंग हो जाता है तो गैप आ जाता है, ठीक है, ये सारे कारण हैं। तो ये गैप को करेक्शन किया जा सकता है, लेकिन वो शुरुआती एज में मतलब अगर आप 25 साल तक की एज है तो आप उसको करेक्ट करवा सकते हो, उसके बाद नहीं हो सकता, तो ये एक गैप का यही एक कारण है, ठीक है। और क्या था आपका सवाल? बहुत सारे लोग बड़े बड़े भी हो हाँ, जाते हैं। बड़े बड़े जो है ना वो ना अपने एंसिस्टर, मतलब जो हमारे पूर्वज होते हैं ना वो हमको उससे मिलते हैं, लेकिन ना एक टाइम के बाद आपके फेस के अकॉर्डिंग वो जम जाता है। शुरू में जब हम बड़े होते हैं ना तो हमारे जो हड्डी होती है वो शुरू में नरम होती है, तो वो दांत को जगह मिल रहा होता है, धीरे धीरे झड़ते जाते हैं दांत, और धीरे धीरे दांत को जगह मिलता जाता है ना। फिर उसके बाद वो एडजस्ट होने में टाइम लेता है, तो इसको टाइम लेना 21 से 22 साल तक ये टाइम लेता ही अपनी जगह में फिक्स होने के लिए, ठीक है। और हमारा जिस तरीके से फेस होगा उसी तरीके से दांत का रंग और दांत का बनावट होगा। ठीक है, और किसका क्वेश्चन है? सर मेरा सवाल ये है कि सर जैसे हमारे दांत होते हैं जो बचपन से उगते हैं, तो कुछ दांत आगे पीछे होते हैं, फिर ऐसे थोड़ा बहुत जो उनकी जो बनावट है वो ऐसे रहती है कि कंजस्ट होके रहती है। तो अगर हमें दांत को अगर सीधा करवाना है तो वो सही है या नहीं, किस हद तक सही? सही तो है, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है सही है, लेकिन ना उसकी एक एज है, उसकी एक उम्र है, आपको ना 14 साल तक वेट करना पड़ेगा। बच्चे जब बड़े होते हैं और उनका दांत आड़ा तिरछा होता है, आगे पीछे होता है, तो आपको ना 14 साल तक आपको इंतजार करना है कि वो दांत फिक्स हो जाए, अपनी जगह में बराबर बैठ जाए। उसके बाद भी अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर आप ट्रीटमेंट के जाओ। सर जैसे मेरी एज है, मतलब मैं ही मान लो, तो अगर सर मुझे अगर दांत का मतलब सीधा करवाने में, तो मैं करवाऊँ या नहीं? करवा सकते हैं, बिल्कुल करवाइए, मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि अगर वो आड़े तिरछे रहेंगे, खाना फंसेगा, सफाई नहीं रहेगी तो दूसरे दांत को प्रॉब्लम करेगा, दूसरे दांत में सड़न पैदा होगी, है ना, और आपको चबाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो मेन हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी बात ना सुंदरता की आती है ना, तो दांत को भी एक अपन गहना कह सकते हैं कि अगर हमारे दांत अच्छे रहते हैं तो हम अच्छे दिखते हैं, तो इस पर्पस पे तो फिर आपको करवा लेना चाहिए। तो सर जैसे इससे लाभ हो सकता है कि हमारा अच्छे दिख सकते हैं, तो सर इससे हानियां भी कुछ होगी? हानि तो यार ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगता कि मतलब हानि होगी करके, लेकिन ये हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको तकलीफ जरूर होगी, क्योंकि हम तार लगाते हैं उसके साथ में ब्रैकेट्स लगते हैं, तो शुरू शुरू में वो चुभते हैं गालों में, है ना, तो उससे हल्के फुल्के छाले तो आ जाते हैं। आदत में आने में टाइम लगता है, क्योंकि ये 1.5 साल का पूरा प्रोसीजर रहता है,
आपको आदत में आने में टाइम लगता है। नुकसान इसका ये है कि अगर ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी आप अपने दांतों पे ध्यान नहीं देते हो, तो वापस से वो रिलैप्स हो जाता है, मतलब वो वापस से अपनी जगह पे चला जाता है। तो अपना जो जीभ का जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और होने के बाद अपने जीभ से अपन कभी-कभी दाँतों को खेलते हैं, तो वो भी एक कारण है कि दाँत फिर से अपनी जगह में आ जाते हैं। तो सर जैसे एक और है, जैसे सफाई के बाद सर वो जो दांतों की पकड़ होती है वो जैसे पहले रहती है वैसी ही बिल्कुल वैसी रहती है, कोई नुकसान नहीं होता, आप करवा सकते हो, आप किसी को सजेस्ट भी कर सकते हो। बस ये है कि आपको जहाँ भी करवाना है, वो एक डेंटिस्ट की क्लिनिक होनी चाहिए, प्रॉपर। आप किसी क्वैक के पास मत जाइए, किसी नौसिखिए के पास मत जाइए, आप किसी डेंटल क्लिनिक में जाइए, जहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस और हेल्प और उसके साथ में ट्रीटमेंट अच्छा मिल सके। और किसी का क्वेश्चन? हाँ। पीलिया टाइफाइड जो भी है सर, तो वैसे दांतों में जो प्रॉब्लम्स होता है उसका कुछ नाम रहता है सर? उसका नाम है, लेकिन उसके लिए ना डेंटिस्ट्री करनी पड़ेगी तुमको। नहीं सर, नाम जानना चाहिए क्योंकि अगर मान लो अपन समझ नहीं पा रहे, एक अनुभव अगर हो रहा है कि चिनाट हो रहा है, सेंसिटिव क्या बोलते हैं उसको? सेंसिटिविटी। वो क्या है ऐसा बीमारी का नाम है जिससे देखो, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें ना अपन ऑलरेडी आजकल एडवर्टाइजमेंट में सुनते हैं, ठीक है? ये बेसिक है। दांतों में सड़न लगना को कैविटी बोलते हैं, ठीक है? दांतों में सड़न लग जाता है तो कैविटी हो गई बोलते हैं, दांत में झंझनाहट को सेंसिटिविटी बोलते हैं। उसके अलावा अगर दांत बहुत ज़्यादा सड़ गया है तो उसको केरीज बोलते हैं। दांत में कालापन आ जाना, दांत सड़ जाना, इसको केरीज बोलते हैं, ठीक है? उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, जैसे अपने दाढ़ अगर तिरछा आ रहे हैं तो उसको इम्पैक्टेड बोलते हैं, है ना? ये तो ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजीज है ना कि इससे अभी तक किसी का पाला नहीं पड़ा होगा, इसलिए मैं बोला कि अगर इतना सब जानना है तो तुमको डेंटिस्ट्री करनी पड़ेगी पहले। और किसी का क्वेश्चन? लगभग हम सभी किताबों में पढ़ते आए हैं कि दांत के 9 प्रकार होते हैं सर, तो उनके बारे में थोड़ा बताएंगे? दांत में देखो, दांत में ना अपने अलग जो हम पीछे दाढ़ से चबाते हैं उसको मोलर बोलते हैं, ठीक है? 3 जो दाढ़ होते हैं मोटे जिससे हम चबाते हैं वो मोलर हैं। उसके आगे जो 2 आते हैं वो प्रीमोलर हैं, ठीक है? उसके बाद जो एक नोकीला होता है जिससे हम नॉनवेज वाले ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो कैनाइन होता है, ठीक है? उसके बाद जो सामने के जो दांत हैं, सामने के जो 4 दांत हैं, उसको इंसाइजर बोलते हैं। एक सेंट्रल होता है, एक लेटरल होता है। तो हम उसको काउंट कैसे करते हैं, 4 भाग में बांट देते हैं मुंह को, ठीक है? इस तरीके से, और फिर काउंट यहाँ से चालू करते हैं पीछे की तरफ में, ठीक है? अक्कल दाढ़ जो होता है उसको हम विजडम टूथ बोलते हैं, ठीक है? विजडम जो हमको पूर्वजों से मिला है, तो विजडम। सर और कब कंप्लीट होता है सर? उसका एज पर कोई एज नहीं है। कई लोगों का अक्कल दाढ़ आता है, कई लोगों का नहीं भी आता है, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि उसके में है या नहीं है, तो वो चीज़ों को एक्सरे करके पता करते हैं। 32 के 32 पूरा आना थोड़ा सा मुश्किल है। कई लोगों का 30 में ही रुक जाता है, लेकिन कई लोग का आता है पूरा। तो वो उसका कोई एज स्पेसिफिक नहीं है, वो एक टाइम है कि आप बड़े होते जाते हैं धीरे धीरे, 25-26, कई लोग का 36-38 में भी अक्कल दाढ़ आती है, जी। उस समय भी समस्या होती है। तो उसका कोई परफेक्ट वो नहीं है, एज नहीं है। ठीक है, और किसका क्वेश्चन? जल्दी खड़े हो जाओ। हाँ। आयुष्मान कार्ड जो अभी मैं बनवाया हूँ वो चल रहा है कि नहीं ये पता करना आयुष्मान कार्ड से आयुष्मान कार्ड और जो स्मार्ट कार्ड है ना, उसमें डेंटल का पैकेज नहीं है। उसमें ना अब सारे बड़े पैकेजेस हैं। उसमें ऐसा है कि आपको हृदय से, कैंसर से, है ना, उसके बाद प्रसूति, ये सब चीज़ों को उसमें जोड़ा है। डेंटल को नहीं जोड़ा है, क्योंकि डेंटल इतना कोई हार्श ट्रीटमेंट नहीं है कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत मिनिमम कॉस्टिंग में ट्रीटमेंट होता है ना? और किसी भी डेंटिस्ट के पास जाएँगे, आपको वो बिल्कुल बताएगा कि आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग कितने चार्ज देने हैं। आपको बिल्कुल टाइम मिलता है कि आप जितने विजिट उसके पास जाएँगे, उस विजिट में आप उसको पे कर सकते हैं, है ना? तो इसीलिए ये सोच के सरकार ने कि भाई इतना तो एक नॉर्मल आदमी एफर्ट कर सकता है, इसलिए उसको पैकेज में नहीं डाला हुआ है। ठीक है, और किसका क्वेश्चन? इधर से कोई कोई था ना? हाँ, रुक जाओ थोड़ा सा, आ जाओ। सर, आज जो आप दांत के लेयर्स बताए उनमें
इनेमल लेयर जो होते हैं वो नेचुरली आते हैं, अगर वो हट जाए तो उसको फिर से लाने के लिए क्या कर सकते हैं? इनेमल एक्चुअली वो जो टूथ है ना, वो टूथ के सारे लेयर नेचुरल हैं, ठीक है। और इनेमल अगर वो घिस जाएगा ना, तो उस पे हम कुछ कर नहीं सकते कि वापस से कि वो लेयर आ जाए। लेकिन जब हम टूथपेस्ट करते हैं ना, तो ऊपर में एक डेंटिन के ऊपर, मतलब जो सेकंड लेयर है उसके ऊपर एक जो डेंटिन का एक लेयर, सेकेंडरी डेंटिन जिसको हम बोलते हैं, उसका लेयर फॉर्म होता है। वो पेस्ट से होता है। लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप उसके ऊपर कैप लगवाइए। उससे वो, हाँ, वो ट्रीटमेंट से होगा। आप उसके कैपिंग करवा लेंगे तो वो ऑलरेडी एक शाइनी लेयर बना के दे देता है, और आपके दांत में सेंसिटिविटी नहीं होती है। सर, और दांत तोड़वाने के बाद हम्म। भी अगर दर्द हो तो फिर क्या करें सर? तो फिर आपका जो डेंटिस्ट है, आपको उससे मिलना पड़ेगा कि एक्चुअली समस्या क्या है, कि क्यों दर्द है दांत निकालने के बाद भी। और दांत निकालने के बाद यूजुअली ना 7 दिन तो थोड़ा तकलीफ रहता ही है। अगर उसके बाद भी है तो आप अपने डेंटिस्ट से मिलिए, कि वहाँ पे हो सकता है खाना फंस रहा हो, है ना, हो सकता है खाना फंस रहा हो, या उसके अलावा और भी कुछ कारण हो सकता है, कि मतलब वो घाव पूरा ना भरा हो, मसूड़े में कुछ मार लग गई हो, ब्रश करते वक्त चोट लग गया हो। ये सब चीजें कारण है उसके। ठीक है। सर, और जैसे ऐसा होता है कि ब्रश का ज़्यादा उपयोग करते हैं हम लोग, तो मुंह में जो दांत होते हैं उसमें गेप्स आ जाते हैं, तो फिर कैसे करें सर उसके लिए? ब्रश की वजह से ना नहीं आते हैं गैप जो है, ब्रश की वजह से नहीं आते हैं। दो कारण हैं, एक सफाई नहीं होना, दूसरा हम कोई ज़्यादा कड़ी चीज़ चबा रहे हैं, तब गैप बनता है। या तो सफाई करवा लीजिए, या फिर एक बार एक्सरे करवा के देखा जा सकता है कि कितना क्या गैप है करके, और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और भी कुछ तरीके हैं जो आप अपने घर में उपचार कर सकते हो। उसको आपका एक डेंटिस्ट जो भी होगा ना, वो आपको गाइड कर देगा। और सर, जैसे मुंह में स्मेल आता है, हम्म। तो फिर बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा होता है या कभी कभी हमसे से मिक्स हो जाता है, तो फिर उसके लिए क्या करें? मुंह में जो बदबू या दुर्गंध आती है ना, उसको हेलिटोसिस बोलते हैं। हेलिटोसिस, मुंह से दुर्गंध आना। वो अपने दांतों में खाना फंस रहा है, मसूड़े के नीचे खाना फंस रहा है, किसी दांत में सड़न है तो वहाँ पे खाना फंस रहा है, या फिर खाना फंसने की वजह से दांत के नीचे मवाद बन रहा है, तो उसकी वजह से बदबू आता है। तो ये डिपेंड करता है, आप अपने डेंटिस्ट को दिखाइए और वो आपको बताएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। अगर सफाई एक प्रॉब्लम है तो वो हो जाएगा। दांतों के नीचे अगर मवाद बन रहा होगा तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसको मोस्ट ऑफ द लोग सुने होंगे, आरसीटी बोलते हैं। वो 3 से 4 बार में पूरा होता है, जड़ का इलाज है, उसके द्वारा अपने दांत को बचाया जा सकता सर, और जिस दांत में खाना फंस रहा है, तो क्या खाना खाने के बाद उसके बाद हमेशा सफाई करनी है कि कितने बार करना चाहिए? है। दिन में हम यूजुअली बोलते हैं कि 2 बार करना चाहिए। एक सुबह के वक्त जब अपन सो के उठते हैं, एक रात को सोने से पहले अपन बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि दांत में सड़न आ जाती है अगर खाना फंसा होगा तो आपको दिन में 2 बार तो करना चाहिए, अगर आपके में खाना फंस रहा है तो, है ना, नॉर्मली। और अगर लग रहा है कि आपके में उतना खाना नहीं फंसता है, तो आप जनरली कुल्ला कर सकते हैं। रात को कुल्ला कर लीजिए नॉर्मल ठंडे पानी, साफ पानी से, तो आपको नॉर्मल हो जाएगा। और किसी का क्वेश्चन आप करोगे? चलो ठीक। सर, अपन सो के उठते हैं तो पानी पीना चाहिए कि सीधा ब्रश करना चाहिए? क्या बात है, क्या बात है। जवाब तो दे रहे हैं, पानी पीना चाहिए वैसे। सुबह जब हम उठते हैं ना, तो अपने सिस्टम को जगाने के लिए, अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए पानी तो पीना चाहिए। ठीक है, आप एक बार कुल्ला कर लो, पानी पी लो, उसके बाद फिर ब्रश करने चले जाओ। क्योंकि आज जब हम हाइड्रेट होंगे ना, तब हम अपनी नींद से जागते हैं। मतलब जब अपन के अंदर पानी जाता है, अपना सिस्टम ऑन होता है, उसके बाद फिर हम जागते हैं। ठीक है, किसी का और का? आपका है? सर, जैसे लोगों का ना दांतों का नेचुरल कलर होता है हल्का पीला होता है, लेकिन 80 से 90% लोगों को लगता है कि वो व्हाइट कलर रहता है और कुछ कारण के कारण येलो हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा दिखते हैं, तो उसका ये प्रॉब्लम एक, क्या क्या आती है? हाँ, ये एक ना बेसिक प्रॉब्लम है। ये सभी की प्रॉब्लम है, ये इंडिया में मोस्ट ऑफ द लोग की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो होता क्या है, जो हमारे दांत का जो कलर है ना, वो हमारे स्किन के अकॉर्डिंग रहता है। ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो हम मूवीज में या ऐसे टीवी पे देखते हैं ना कि वो वाइटिश हो गए हैं, तो वो उनका एक प्रोसेस है
जिसको हम ब्लीचिंग बोलते हैं, उससे हम करते हैं वो 6 महीने तक। जैसे लड़कियां अपने बाल स्ट्रेट कराती हैं 6 महीने तक, है ना, उसके बाद फिर वो वापस से नॉर्मल आ जाता है। बस दांत के साथ भी ये ब्लीचिंग जो है वो 6 महीने तक काम करता है, उसके बाद फिर वापस से वो अपने नेचुरल कलर में आ जाता है। तो हमारे जो दांत का कलर है ना वो हल्का पीला रहेगा, क्योंकि हमारे स्किन का टेक्सचर वैसा है, हम बहुत ज्यादा गोरे नहीं है, ठीक है। और ये एडवांटेज भी है क्योंकि हम अभी तक फॉरेनर्स को बहुत नजदीक से नहीं देखे हैं। फॉरेनर्स जो है ना, उनके स्किन का कलर इतना वाइट रहता है कि उनका जो दांत है ना वो बहुत ज्यादा पीला होता है, लेकिन हमारा जो दांत का कलर और हमारे स्किन का जो कॉन्ट्रास्ट है ना वो बहुत अच्छा है। तो ये जो सोच है ना पीलेपन वाली, ये पूरे भारत में है, आप लोग के साथ ही नहीं है और किसी के साथ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरे भारत की समस्या है। बस ये है कि अभी तक अवेयरनेस धीरे धीरे पहुंच रहा है लोगों तक, तो लोग जानते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम खत्म करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन ना लेते हुए, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सभी का है और बहुत सारे लोग अभी भी सवाल करना चाहते हैं, लेकिन अब ज़्यादा सवाल ले भी नहीं सकते और लाइट भी नहीं है, आपको पता है। तो निश्चित रूप से आज का सेशन बहुत अच्छा रहा है और आप सभी ने पहली बार, मेरे को अच्छा लगा है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन उधर से आए हैं। अगर मेरे को पता रहता कि इतने सारे क्वेश्चन आएँगे तो मैं अपना बंद कर देता, सामने से ही क्वेश्चन लेता। तो बहुत अच्छा रहा है आज का सेशन और हम लोग कोशिश ये करते हैं, हम लोग वीडियोग्राफी इसलिए करते हैं कि हम इस चीज़ को और लोगों तक पहुँचा सकें। इसलिए नहीं कि हम यूट्यूब में फॉलोवर बढ़ाएँ या फिर लाइक बढ़ाएँ, ठीक है? कोशिश करते हैं सबके पास जाए, इसलिए कभी नहीं कहते कि आप फॉलो करो, लाइक करो, वो सबकी मर्ज़ी है और आगे भी हम लोग ऐसे ही प्रेरणा के पुस्तकों को हम लोग बुलाते रहेंगे और आज के लिए मैं विनय सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सर। और चलिए फिर अगले सेशन में हम लोग आप सभी से मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।